जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी के इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री के अंदर जो पार्ट हमने सबसे पहले शुरू किया हुआ है वो है आपका एंसेंट हिस्ट्री। क्लियर है? एंसेंट हिस्ट्री के अंदर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है वैदिक सभ्यता को। क्लियर है? अब देखिए, वैदिक सभ्यता को हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक पार्ट वैदिक सभ्यता का आप लोगों के बीच आ चुका है, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक काल को लगभग 75% पढ़ लिया है। 25% हिस्सा उसका आज के इस लेक्चर में होगा। साथ ही जो आपका उत्तर वैदिक काल है वो आज के इस वीडियोस में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये क्लास है जो दोस्तों, ये सेशन जो है ये काफ़ी लंबा रहने वाला है। आप लोगों का 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास हो सकती है। तो आप लोग शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी इस वीडियोस को देखने के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अपने पास अपनी नोटबुक ज़रूर रखें। जो पॉइंट आपको लगता है कि हमें नोट डाउन करना चाहिए उसे आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। बाकी पीपीटी तो आप लोगों को पूरी पढ़ने के लिए मिलती है। आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आप चाहे इसे अपने फ़ोन में सेव रखकर इसी से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये वीडियोस आप लोगों को देखना बेहद ज़रूरी है। क्लियर है? मैं वीडियोस को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें, इसलिए कि मैं आप लोगों को अंधकार में रखने का काम नहीं करूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप अपना उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग अपना जीएस रीजनिंग वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फेंकू बातें जो होती है ये मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है वो अपने दिमाग से ये बात हटा लीजिए कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मेरा हिंदी कमज़ोर है, मेरा जीएस कमज़ोर है, मेरी रीजनिंग कमज़ोर है, मेरा उत्तराखंड कमज़ोर है और मेरा जीएस कमज़ोर है। कोई सा भी पार्ट, ठीक है, चाहे वो जीएस वाला है, चाहे आपका वो रीजनिंग वाला है, चाहे आपका हिंदी वाला है, चाहे वो उत्तराखंड वाला है, इन पांचों पार्ट पर आप लोग कमांड अच्छे से बनाएं। आप लोग जानते हो कि हर पेपर में 3 से 5 प्रश्न आप लोगों को कंप्यूटर से भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग हाथ खड़े नहीं करोगे कि मास्टर जी हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें जीएस तो काफ़ी अच्छा आता है, मास्टर जी हमको हिंदी नहीं आती, हमें उत्तराखंड नहीं आती है। तो मास्टर जी तो ये चीज़ सुन लेगा कि हाँ ठीक है, मेरे बालक बालिकाओं को ये चीज़ें नहीं आती है, लेकिन जो आयोग है ये आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा। तो जितना भी आप लोगों ने दिसंबर में फॉर्म आ गए थे वीडियो के, ठीक है, नहीं होगा तो दिसंबर से तो आप लोगों ने, वैसे तो आप लोग बहुत जागरूक होंगे, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो दिसंबर से तो आप लोग अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। अब आप लोगों के पास जो 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले कुछ रणनीतियाँ, कुछ चीज़ें मैं जो मुझे लगता है पर्सनली, व्यक्तिगत, आपको क्या लगता है वो आपका अपना मैटर है, जो लेकिन मेरे को जो लगता है वो बातें मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा वो तरीका नहीं कि मैं आप लोगों के बीच 20 एमसीक्यूज लेके आऊँ, ये लेके आऊँ, वो लेके आऊँ, अपने चैनल पर व्यूज़ पाऊँ और फटाफट ये बक दूँ निकल जाऊँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, मैं आप लोगों से बहुत मन से जुड़ा हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति दिन रात पढ़ाई कर रहा है, वो व्यक्ति सिलेक्शन तक पहुँचे, लेकिन वो व्यक्ति अंधकार में ना रहे। क्लियर है इतनी बात? तो आप लोग पहला काम ये करेंगे
रीजनिंग 1 महीना बचा है, जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, जैसे आपको पता है कैलेंडर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, आपसे श्रृंखला से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर वाला चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, श्रृंखला वाला, घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा रिलेशन से, संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ ये 4-5 चुनिंदा जो टॉपिक है, चाहे आपका पासा हो गया, सब कुछ जो जो आपको लगता है कि इन टॉपिक से जो 5-7 ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं रीजनिंग के, इनका आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आपको नहीं आती है रीजनिंग, सीखिए, यूट्यूब से बहुत सी क्लासेस है, ठीक है, उनसे सीखिए आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। आप अब रही बात जीएस की, जीएस में देखो, जीएस में 2 प्रकार के लोग, 2 चीजें हो सकती है। अगर आपसे अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपकी क्या, वो सबकी किस्मत अच्छी होगी, ठीक है, तो वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमिक्स है तो वो पूछेगा कि आप नीति आयोग का काम क्या है, ठीक है, नीति आयोग कैसी संस्था है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो ये आप लोगों से सिंपल सिंपल चीजें पूछेगा, ठीक है। और अगर आप क्या, सबकी किस्मत अगर बुरी है और टफ अगर पूछ लिया, ठीक है, तो उसके अंदर से अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको सामने कौन सा अनुच्छेद डाल देगा, ठीक है, तो जिससे आपकी खोपड़ी में छेद ही हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, आप लोगों ने अभी तक इस 1 महीने में जितना भी पढ़ा है, चाहे जीएस वाला सेक्शन है, चाहे आपका रीजनिंग है, चाहे उत्तराखंड है, सबका, ठीक है, सबका रिवीजन मारिए, सबका रिवीजन करो आप लोग, जितना आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो तो सिर्फ 3 घंटे नया पढ़ो, 9 घंटे आप पुराने का रिवीजन करो। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, पुराने का रिवीजन। आप अपने अंदर ये ज्वाला जलाए कि भाई अगर उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो 13 में से 7 गढ़वाल मंडल के अंदर है। आपने टारगेट बना लिया कि आज मैं इन पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिवाइज करूंगा, बना लिए टारगेट। अगले दिन आप कुमाऊं का बनाइए, अगले दिन के लिए आप टारगेट बनाइए कि मेरे को क्या करना है, कत्यूरी वंश पढ़ना है, मुझे फिर चंद वंश पढ़ना है, मुझे परमार वंश पढ़ना है, फिर इस तरीके से, ठीक है, 4-5 डेंसिटी को आप लोग एक दिन में रिवाइज करने के अपने अंदर ऐसी क्षमता आप लोग विकसित कीजिए। आप लोग ऐसी क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए कि एक दिन में मैं एनिशिएंट हिस्ट्री करूंगा, एक दिन में मेडिवल हिस्ट्री करूंगा, एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री करूंगा, एक दिन में पॉलिटी रिवाइज करूंगा, एक दिन में मैं ज्योग्राफी रिवाइज करूंगा, एक दिन में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक दिन में इंडियन ज्योग्राफी। ये जुनून, ये जोश जिस दिन आप लोगों के अंदर आ गया, आप लोगों को सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो भैया कोई भी टेस्ट उठा के देखना, अगर आप लोगों का 50-50 मामला नहीं होगा ना कि यार ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, इस चीज को आप लोग दिमाग से हटा दीजिए। ऐसा पढ़िए कि आप लोग, जैसे सपोज दैट नामिक ग्लेशियर से निकलती है रामगंगा, और कौन सी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा तो कहां से निकलती है, दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। अब आपने नामिक पकड़ लिया, ठीक है, और आपको अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप इसका माँ पकड़ लिए और राम को क्या पकड़ लीजिए, राम का माँ पकड़ लीजिए, ठीक है, तो नामिक हो गया और रामगंगा हो गया। कुछ ऐसी ट्रिक्स आप लोग विकसित कीजिए कि जो ये कन्फ्यूजन नाम का जो शब्द है ना, ये हट जाए। बाकी मैं आप लोगों के लिए 2-2.5-3 घंटे की क्लास करने के लिए भी रेडी, सब कुछ निपटाऊंगा यार। यूट्यूब पे कोई भी आप लोग ऐसा चैनल नहीं होगा उत्तराखंड के अंदर, ये मैं डंके की चोट के साथ बोल सकता हूं, कि जो कंप्लीट जीएस करवा के दिखाए यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, करवाने वाले करवा रहे हैं, ऐप पे करवा रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा गिलवा नहीं है, जो ऐप की क्लास ले रहे हैं कोई मुझे उनसे वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन छात्र छात्राओं के पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, और जो सीमित संसाधन के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, ठीक है, जो भी आप लोग समझते हैं वो है। ये जन कवि आपके साथ है, और ये मेरा आपसे वादा है कि कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा जीएस का।
तो वो 4 घंटे की क्लास हो, 3 घंटे की क्लास हो, करवा के छोड़ो। उत्तराखंड के लिए ठीक है, जिला सीरीज मैंने इसके ऊपर डाली, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लीजिए। बाकी एमसीक्यूज में होगा, ठीक है, एमसीक्यूज में मैं कम से कम उत्तराखंड के 1500 से ऊपर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा ना, ठीक है, उत्तराखंड के बहुत परीक्षावाणी तो चल रही है, परीक्षावाणी कंप्लीट होगी, अजय रावत, डॉक्टर अजय रावत की बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समय रहेगा तो डॉक्टर अजय रावत की बुक कंप्लीट होगी। उसके अलावा ये होगा कि जब पेपर नजदीक आएगा आप लोगों का, 5-7 दिन बचे होंगे, तो लगभग ये लगा लो आप जो 1500 क्वेश्चन वाली जो सीरीज है, 1500 उत्तराखंड के मैं आप लोगों के बीच लेके आऊंगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की मैं आप लोगों के लिए अब क्लासेस लेके आने वाला हूं। हिंदी साहित्य की एमसीक्यूज में मैं क्लास कराऊंगा। जितना मेरे से होगा इस 1 महीने के अंदर, वो सारी चीजें, चाहे वो जीएस के अंदर है, चाहे वो विविध वाला सेक्शन होगा आपका, चाहे खेल वाला होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, सब कुछ। लेकिन आप लोगों को, जो भी इन वीडियोज को देख रहा है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, उन लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि भाई मेरे अपने अंदर अब आग लगा लो, ठीक है, आग लगा दो, अपने अंदर आग जला दो, ठीक है, अपने में, ठीक है, कि ये इस तरीके का कि भाई करना है तो करना है। अगर 4 घंटे आपको बैठना पड़ता है एक स्थान पर, तो बैठ जाए एक बोतल पानी के लिए, ठीक है, आपको हिलना डुलना नहीं है इधर उधर। अगर आप लोग अभी ध्यान रखोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, क्लियर है। अपने घर वालों से, ठीक है, जो भी आप लोगों के व्यवधान पढ़ते हैं, कुछ भी चीजें पढ़ती है, ठीक है, तो सभी को, ठीक है, सबको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि भाई जो ये अभी जो ये मौका आया है, ठीक है, ये जो बाहर आई है अभी भर्ती की, ये आप लोगों को 4 साल बाद मिलेगी। ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास। 4 साल बाद हो सकता है कि अभी आपकी एज 27, 28 है, 26 है, तो 26 और 4 कितना होता है, 30, ठीक है। और जब आपकी उम्र 30 हो जाएगी तो समझ लीजिए आपका ब्याह हो जाएगा, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, तो तब क्या आपको आज जैसा समय मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। और इतनी शॉर्ट लाइफ हो जाएगी, इतनी शॉर्ट लाइफ हो जाएगी जिसके बारे में आप लोग सो खाना बदोश जिंदगी नहीं जीनी। अपने अंदर ये चीज मत डालिए कि ऑप्शन मत रखना मेरे भाई अपनी लाइफ में कोई, कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। ये ऑप्शन बिल्कुल अपने माइंड के अंदर मत रखना कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। अपने जो आपका प्लान ए है वही आपका प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान ए अगर सिलेक्शन लेना है तो प्लान बी भी सिलेक्शन लेना है। और मैं आप लोगों को ये भी बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने एक एग्जाम की, चाहे वीडियो की, चाहे पटवारी, किसी भी एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी की कर ली, तो जितने भी ये 5 के 5 एग्जाम जो आगामी है ना, तो हर एक में आपका ही सिलेक्शन होगा। ये आप लोग अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने में एक फुल डेडिकेशन दिखाना होगा, ठीक है। आपको हर एक सेक्शन को मजबूत करना होगा। देखिए हर एक सेक्शन को मजबूत करने के पता फायदे क्या होते हैं। अगर सपोज दैट रीजनिंग में 10 प्रश्न आते हैं, 10 में से आप 3 ही गलत करोगे, 7 आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। जीएस वाला पोर्शन कंप्यूटर मिला के, ठीक है, आप लोगों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 में से कितने गलत होंगे आपके, कितने गलत होंगे, 6 भी अगर आपके गलत होते फिर भी आपका स्कोर यहाँ से 24 बच जाता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में अगर आप लोगों ने 7 क्वेश्चन भी गलत कर लिए फिर भी आपका स्कोर 33 रह जाता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, हिंदी की, हिंदी में अगर आपने 4 क्वेश्चन भी गलत कीजिए फिर भी आप लोगों का स्कोर 16 रह जाता है। अगर आप इसको पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 33 और 7 कितना, 40, 40 और 40 और कितना 24, आपका कितना 24 प्लस 16 को जोड़ दीजिए तो ये होता है 40, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके से भी कीजिए तब भी आप लोगों के 80 मार्क्स आ रहे इतना। पर सब में आपको एवरेज बराबर देना पड़ेगा, सबका रेशियो बना के आप लोगों को चलना पड़ेगा। क्लियर है? इतनी बात आप लोग अपने दिमाग में रखिए और निरंतर अपने अंदर एक मोटिवेशन रखिए कि भाई अगर हमें करना है तो करना है, हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कोरोना काल में, ठीक है, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब में थे उन लोगों की ज़िंदगी कैसी थी और जो प्राइवेट जॉब में थे उन लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ पिक्चर दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ये पिक्चर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देख ली होगी। रही बात मेरी, तो भाई जितना हो पाएगा, ठीक है, अगर आप बोलोगे ना कि मास्टर जी आप रात रात भर क्लास कराइए, ठीक है, हम वीडियोस देखेंगे, आप 10 घंटे की क्लास कराइए, आप पूरा जीएस कंप्लीट करिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आप व्हाट्सएप में मुझे बोल सकते हो कि मास्टर जी हमारे लिए टॉपिक लाइए आप लोग, मैं लाऊंगा वो टॉपिक, ठीक है। आप और उस टॉपिक को अगर आप लोगों की ये भी है कि मास्टर जी ये टॉपिक लाइए, तो मैं उसे इंडिविजुअल टॉपिक का हम नाम लेंगे और अलग से, ठीक है, आप बोलना है कि 50 टॉपिक करा लीजिए मास्टर जी, तो इन दिनों में हम अलग से भी उन 50 टॉपिकों को मैं करवाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। साम दाम दंड वेद जो भी मुझे यूज करना पड़े, तो भाई मैं ये जीएस आप लोगों के बीच कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। क्लियर है? बस आप लोग अपना डेडिकेशन दिखाइए निरंतर रूप से। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करते हो, मैसेज करते हो कि सर ऐसे का ऐसा है, ऐसी की चीज़ ऐसी, बहुत अच्छा खुशी होती है कि आज हाँ, कि उत्तराखंड के हर एक कोने से, हर एक कोने से मेरे साथ युवा जुड़ा हुआ है। और जब वो युवा ये बोलता है कि सर आप की क्लास देखकर, ठीक है, आपकी क्लास से देखकर ये लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई हमारा बड़ा भाई खड़ा है, तो अंतर्मन से बेहद खुशी होती है, ठीक है। तब चाहे वो हमारी बहनें हैं चाहे भाई है, हर एक व्यक्ति को मैं ये चाहता हूं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी, ठीक है, जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छी पोस्ट पे जाएं और निरंतर, ठीक है, निरंतर वो अपने लक्ष्य की तरफ गतिमान रहे। आप लोगों को आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ये जो 5-6 महीने हैं ये आप लोगों की दशा और दिशा का निर्धारण करेंगे। क्लियर है? तो इतनी बातें थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों से की, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा बातें लंबी हो गई है, लेकिन ये बातें जो मेरे अंदर के एक उद्गार थे, क्लास तो होनी है, ठीक है, कड़े वैदिक सभ्यता तो होनी है, लेकिन जो मेरे अंदर के उद्गार थे, जो मेरा आप लोगों के प्रति प्रेम है, जो भावनाएं हैं, वो मैंने आप लोगों को बताई। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है वो अंधकार में रहे कि हाँ मास्टर जी ने, किसी मास्टर ने बोल दिया कि बेटा जीएस मजबूत कर ले, रीजनिंग मजबूत कर ले, उत्तराखंड हल्के में ले ले। नहीं नहीं, ठीक है, हल्के में कुछ नहीं लेना है, हर एक सेक्शन को आप लोगों ने मजबूत करना है, ठीक है। और 9-12 घंटे अगर आप पढ़ते हो, 9-3 का मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया है बालक बालिकाओं मेरे, उसे आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में 3 घंटे नया पढ़ो और 9 घंटे पुराना पढ़ो। देखिए ना आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा और किस तरीके से आप पेपर को धराशायी करके आएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 10 राज्य युद्ध तक हम कहानी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम आगे की क्लास हम शुरू करें उससे पहले, ठीक है, जो ऋग्वेद है उसकी ऋग्वेद काल है उसकी तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो टॉपिक है वो हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि वेद त्रय क्या होते हैं या त्रिवेद क्या होते हैं। तो जो वेद त्रय है दोस्तों, इसमें इंक्लूड किया जाता है ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताएगा निम्नलिखित में से वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। ऑप्शन दे देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आपको पता है, आपने देख लिया, आंसर करके क्या आना है, आंसर करके आना है अथर्ववेद। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इनको एक ही साथ क्यों रखा गया है,
क्योंकि इन तीनों वेदों की विषय वस्तु लगभग एक ही प्रकार की है, जैसे यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, देवताओं की प्रार्थना, संगीत, गायन इत्यादि। ठीक है, तो मतलब यज्ञ हो गया, इन जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, संयुक्त संयुक्त रूप से वेत्री कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। इनमें क्या है, यज्ञ के बारे में बताया गया, धार्मिक कर्म कांडों के बारे में बताया है, देवताओं की प्रार्थनाओं के बारे में बताया है, संगीत के बारे में बताया गया है और गायन के बारे में बताया गया। लेकिन जो आपका अथर्ववेद है उसमें क्या है, जादू टोना, औषधि, तंत्र मंत्र, वशीकरण, पशु पक्षी एवं कीटों से फसल को बचाने के उपाय हमें बताए गए। क्लियर हो गए, ये आप वेद त्रय के बारे में समझ चुके हैं। अब आगे बात आती है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। अब ध्यान देना, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब देखिए, बात केवल इतनी सी है कि जो आपके वेद हैं, जो आपके 4 वेद हैं, उन लोगों, वो जो आम लोग हैं, उन वेदों को आसानी से समझ सके, इसलिए जो इनका गद्य रूप लिखा गया है उन्हें क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे देखिए। एक प्रकार से वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी, ताकि जन सामान्य भी वेदों की बातों को समझ एवं जान सके। ठीक है, तो ये आपने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, अरण्यक क्या होता है। अरण्यक शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन अरण्यक कहलाता है। यानी कि अगर कोई मास्टर है और वो मास्टर ने अपनी कुटिया कहाँ पर बना रखी है, किसी जंगल में बना रखी है। अब वो 4-5 विद्यार्थी गए, ठीक है, और कहाँ पर सीखा, किसी जंगल में जाकर उस गुरु से, उस मास्टर से ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का संकलन किया, उसे क्या बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। अरण्यक को वन पुस्तक भी बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा अरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, तो जो आपकी दार्शनिक एवं रहस्य बातें हैं, रहस्यवादी सिद्धांत है, ये आप लोगों को किस में मिलेंगे, अरण्यक में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे आप लोग देखिए उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या होता है, एकांत में गुरु एवं शिष्य आत्मा, परमात्मा, वर्म जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथों को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अब देखिए, उपनिषद का मतलब क्या है, अगर आप इसे तोड़ें तो उप का मतलब होता है निकट और निस का मतलब होता है बैठना। यानी कि जो ज्ञान गुरु के पास जाकर बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो गुरु शिष्य है वो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म जैसे विषयों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में जोड़े गए हैं, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप वेदांत शब्द को तोड़ेंगे तो वेदांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों में टूटेगा, वेद प्लस अंत। यानी कि वेदों के अंत में जिन्हें जोड़ा गया है वे वेदांत है, और वेदांत कौन है, उपनिषद है। आपसे पूछा जा सकता है वेदांत किन्हें बोला जाता है, तो आप कहेंगे कि मास्टर जी वेदांत बोला जाता है उपनिषद को। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। उपनिषद की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो क्या है, ज्ञान मूलक है। चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, जो तत्कालीन समाज, ठीक है, जो ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो रक्त संबंध पर या सगोत्रीयता पर आधारित था। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए, रक्त सम्मान समाज कैसा था, जैसे जैसे जो एक ही कुल के लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, साथ रहते थे। और इसमें यह भी बताया गया है कि 5-5 पीढ़ी तक के, ठीक है, इस टाइम पर 5-5 पीढ़ी तक के लोग भी क्या रहते थे, एक साथ रहते थे। समाज इस टाइम की अगर आगे बात करें, समाज मूलतः कबीलाई था और समाज की सबसे छोटी इकाई
परिवार थी जिसे आप कुल भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? कुल भी बोलते हैं। इस टाइम पर संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द, ठीक है, यूज किया जाता था, नपत्री। क्या किया जाता था? नपत्री का प्रयोग होता था। दादा के लिए भी एक ही शब्द, नानी के लिए भी एक ही शब्द, नाती के लिए भी और पोते के लिए, इनके शब्द क्या होता, कौन सा शब्द यूज होता था? नपत्री शब्द का प्रयोग होता था। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़िए आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेदिक प्रमाणों के आधार पर तत्कालीन समाज समतामूलक था। समाज में छुआछूत, दास प्रथा, जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जब ऋग्वेदिक काल था उस टाइम पर छुआछूत देखने को मिलती थी, बताइए, दास प्रथा देखने को मिलती थी, जाति व्यवस्था देखने को मिलती थी। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मास्टर जी, ऋग्वेद काल में ना छुआछूत देखने को मिलती थी, ना आपका जाति व्यवस्था देखने को मिलती थी, ना दास प्रथा देखने को मिलती थी। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, प्राय सभी आर्य लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी? समान थी। यानी कि इस टाइम पर सभी लोग क्या थे? समान थे। ना कोई ऊंचा था, ना कोई बड़ा था, ठीक है, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था। क्लियर है? इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है बात कि वर्ण व्यवस्था का क्या था? प्रचलन था, ठीक है। जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मास्टर जी ये आपने क्या बोल दिया, ठीक है, आपने कैसे बोल दिया कि वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो जो ये ऋग्वेद ये क्या बोल सकते हैं इसको, पूर्व वैदिक काल जो है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, ठीक है। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था तो थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, वो लोगों के कार्यों के आधार पर थी। जो व्यक्ति शिक्षा देने का काम करता था वो पुरोहित था, जो व्यक्ति लोगों की रक्षा करने का काम करता था वो क्षत्रिय था, और जो लोग व्यापार करने का काम करते थे वो वैश्य थे, और जो लोग लोगों की सेवा करने का काम करते थे वो शूद्र थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं था कि जन्म के आधार पर उस टाइम पर क्या नहीं थी? वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जन्म के आधार पर कब वर्ण व्यवस्था हो गई? जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई जब आपका उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? इस टाइम पर ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि राजा का बेटा राजा होगा, पुरोहित का बेटा पुरोहित होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा और वैश्य का बेटा वैश्य होगा। ये सारी की सारी चीज कहां पर आई साथियों? ये आई आपकी कहां पर? जब आपका उत्तर वैदिक काल आया। क्लियर है? आई होप इतनी चीजें आप लोगों की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे अब क्या बात हो रही है, इसका उदाहरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। 10वें मंडल है, वर्ण व्यवस्था किसमें बताई गई है? 10वां मंडल है ऋग्वेद में, और 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, ठीक है। इस पुरुष सूक्त में मिलता है वर्ण व्यवस्था का जिक्र। क्लियर है? चलिए, किंतु यह वर्ण व्यवस्था जो थी ये जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। क्लियर है? चलिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की प्रकृति को बदलने की स्वतंत्रता थी। अगर सपोज दैट मैं आज एक शिक्षक हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? व्यापारी का काम भी कर सकता हूं, मैं किसी की सेवा का काम भी कर सकता हूं, और मैं लोगों की रक्षा का काम भी कर सकता हूं। ऐसा नहीं था कि हाँ मैंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भाई मेरा काम क्या है? मेरा काम लोगों को पढ़ाना है, ऐसा नहीं था। मेरे को ये स्वतंत्रता थी कि जब मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को मेरी जरूरत पड़ती है, मेरे कबीले के लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मेरे को गौ की रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्षत्रिय धर्म का भी पालन कर सकता हूँ। क्षत्रिय जो धर्म है, जो क्षत्रिय आप लोग कह सकते हैं, क्षत्रिय जो वर्ण है उसका भी अनुसरण कर सकता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे देखिए ऋग्वेद काल जो था वो पितृसत्तात्मक था। कैसा काल था? पितृसत्तात्मक था। क्लियर है? वस्तुतः इसका एक प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभिक चरण में समाज के विभिन्न कबीलों में आपसी संघर्ष होता रहता था। समाज की रक्षा करने के लिए पुरुषों का एक समूह सैनिकों की तरह निर्मित किया जाता था। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखिए पहले के टाइम पर क्या होता था साथियों, पहले के टाइम पर कबीला, कबीला क्या था? कबीला कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी, ठीक है। कबीला लोगों के समूह थे। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। क्षेत्र पर आधारित नहीं था चीजें, पहले किस पे आधारित थी? आप क्षेत्र पे होगी, उत्तर वैदिक काल पे पहले आधारित थी चीजें आपका, किस पे आधारित थी? लोगों के समूह पे, ठीक है। कि लोगों का समूह क्या है, लोगों की एक टुकड़ी है, उसका जो उसमें लगा कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, उन लोगों को लगता है कि हमारी गाय की और हमारी रक्षा कर सकता है, उस व्यक्ति को ये लोग क्या नियुक्त कर देते थे? अपना राजा नियुक्त कर देते थे, अपना, ठीक है, अपना क्या बना लेते थे? गोपति बना लेते थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि ऋग्वेद काल में कौन सी किस प्रकार का समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। चलिए अब देखिए चूंकि समाज की रक्षा का दायित्व पुरुषों पर था, अतः इसी क्रम में परिवार में पितृसत्तात्मक स्वरूप भी हमको देखने को मिलते हैं। अब देखना, ध्यान से समझना एक चीज, ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक है तो उस टाइम पर महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार थी, ठीक है। इस टाइम पर जो आपका ये ऋग्वेदिक काल है, इसमें महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों की, ठीक है, जो लोग आप लोग देखना जो घर पे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो उन लोगों की बात ही क्या मानी जाती है? ज्यादा मानी जाती है। तो यही चीज यहां पर भी हुई कि उस टाइम पर जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे, मतलब लेते थे, डिसीजन लेते होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो ज्यादा बाहर देखा ना। अब महिलाओं को क्या पता, ठीक है, महिलाओं को नहीं पता है कि युद्ध किस टाइप से होता है, कहां पर क्या चीज घटित हुई होगी। तो मतलब जो भी निर्णय लिए जाते थे वो किसके द्वारा लिए जाते थे? पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे। और पुरुषों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वो किसके हितों के लिए लिए जाते थे? महिलाओं के हितों के लिए भी लिए जाते, पूरे परिवार के हितों के लिए लिए जाते होंगे। तो पुरुषों को ज्यादा चीजें पता थी बाहर के समाजों में, ठीक है, किस चीज से क्या चीज होगी, कैसे क्या होगा। तो इसलिए किस समाज का अनुसरण यहाँ पर होता है? पितृसत्तात्मक समाज का अनुसरण होता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसके लिए कुलप शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के अंदर। चलिए, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठना, चाहे आप पीसीएस मेंस का देना, चाहे आप लोग पीसीएस प्री का देना, अगर आप लोगों ने इसे, चाहे आप ग्रुप सी का कोई एग्जाम देना, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं चाहता था ऐसा कंटेंट बनाता, ऐसा कैसा कंटेंट बनाता, ठीक है, ऐसा कंटेंट बना लेता कि ये चीजें हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सच बोल रहा भाई, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो चैप्टर है 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता, वैदिक सभ्यता 1 घंटे में कंप्लीट। लेकिन आप लोग ये बताओ, क्या जो ग्रुप सी का बच्चा है उसको हक नहीं है अच्छे अच्छे कंटेंट के पढ़ने की? ठीक है, मैं ये चाहता हूं चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो पीसीएस देने वाला हो, चाहे वो ग्रुप सी का तक कोई भी, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है, हर एक व्यक्ति को हक है उसके देश के बारे में जानने का। और देश के बारे में कोई हवाई में नहीं जान सकता है। अगर आप लोग काफी डीप पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, तो भाई बार बार आप लोगों को नोट्स जो है ना आपके, ठीक है, उन्हें मेंटेन करते करते आपकी जिंदगी नहीं बीत जाएगी। आज ये कंटेंट, कल वो कंटेंट। इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं जो कंटेंट
आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो भाई कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय लगेगा लेकिन कमर आप लोग बिल्कुल कस लीजिए, समय जरूर लगेगा लेकिन इसका जो रिजल्ट है, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी बड़ा शानदार मिलेगा। ठीक है, तो क्या बात बोली है इसने, किंतु देखो भाई ये सिंपल बोल रहा है कि पितृसत्तात्मक तो जरूर था ये समाज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप लोग कि उस टाइम पर समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। क्लियर है? चलिए अब आगे ध्यान देना, महिलाओं को भी समान एवं पर्याप्त महत्व दिया जाता था। महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण करने वाले कारक जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसे नियम लागू नहीं थे। तो बताइए कितना अच्छा समाज था उस टाइम का। ना उस टाइम पर बाल विवाह होते थे, ना बहुविवाह होते थे। बहुविवाह मतलब एक व्यक्ति के 2-3 शादी, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। ना नियोग प्रथा थी, ना दहेज प्रथा थी, ना पर्दा प्रथा, ऐसे कुछ भी नियम उस टाइम पर नहीं थे। ठीक है, तो आप इस समाज को आप बोल सकते थे कि हाँ भाई ये है एक राम राज्य। ठीक है, जिसकी कल्पना किसने की थी? जिसकी कल्पना हमारे देश की महान विभूतियों ने की थी। ठीक है, ये हमारे देश का आज दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं को, ठीक है, पर्दा प्रथा करनी पड़ती है। आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बाल विवाह का प्रचलन है। क्लियर है? आज भी दहेज के लिए लड़कियों को उनके ससुराल की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। ये आज हमारे देश का क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक महिलाओं को, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग सिर्फ इसलिए ही मत पढ़िए कि आप लोगों ने कोई एग्जाम क्रैक करना है। आपकी नीयत अगर अच्छी होगी, अगर आप क्या सब कुछ अच्छा होगा, आप जरूर एग्जाम क्रैक करोगे। लेकिन इन चीजों को आप बिल्कुल रम जाइए इन चीज में कि अगर ये ऋग्वेद काल वाली चीजें हमें फिर से डेवलप करनी है तो हमको महिलाओं को समान और पर्याप्त महत्व उस प्रकार ही देना पड़ेगा जैसे ऋग्वेद काल में। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, आपसे पूछेगा क्या जो ऋग्वेद काल है उसमें बाल विवाह का प्रचलन था? क्या उस टाइम पर बहुविवाह का प्रचलन था? क्या उस टाइम पर दहेज प्रथा का प्रचलन था? क्या उस टाइम पर पर्दा प्रथा का प्रचलन था? आप कहोगे बिल्कुल नहीं मास्टर जी, ऋग्वेद काल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लियर है? विवाह के लिए लड़की को अपने पक्ष रखने का अधिकार था। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, भले उसकी शादी कैसी हो रही हो, अरेंज मैरिज हो रही हो, तो उसको पूरा राइट्स था कि वो क्या बोल सकती है कि हाँ, जिस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो रहा है वो मुझे पसंद है कि नहीं है, मैं उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूं कि नहीं करना चाहती। ठीक है, ठीक है, आज भी आप लोगों को ये अधिकार है। ठीक है, विवाह के लिए लड़की को अपने पक्ष रखने का अधिकार था। ठीक है, आज भी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जिसे आप लोग प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता कहते हैं, उसी में आपका आता है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की क्या कर सकती है, अपनी मन मर्जी से, अपने मन के मुताबिक जिस व्यक्ति से वो चाहती है शादी करना चाहती है, जो लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता है, आपसी सहमति से वो ब्याह कर सकते हैं। क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। अब आगे देखिए, हालांकि उस समय लड़की के शादी के अवसर पर उपहार देने की परंपरा अवश्य प्रचलित थी। क्लियर है? अब देखिए ध्यान देना, जो ये उपहार देना है यही आज किस में बदल गया है, दहेज में बदल दिया गया है। दहेज और उपहार में आप लोग थोड़ा सा अंतर समझिए। ठीक है, दहेज क्या है? दहेज एक ऐसा कलंक है समाज के लिए, जो मांग है एक तरीके से, जो ससुराल पक्ष की तरफ से रखी जाती है। और उपहार क्या है?
उपहार सिंपल सी इतनी चीज है कि जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को खुशी खुशी से देना चाहता है इस रूप में कि हाँ, हाँ कि ये अगर बेटा होता तो मैंने भी इसको कुछ ना कुछ इसके लिए मैंने करना था, ठीक है। लेकिन ससुराल पक्ष ने इस कुछ ना कुछ करने को क्या मान लिया है, ठीक है, अपनी क्या मानसिकता बना ली है, ये मानसिकता बना ली है कि अगर यही लड़की क्या होती, यही लड़की अगर बेटा होती तो क्या इसके पापा ने, इसके बाप ने इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं, जो ये तीन चार जो ये शब्द है ना दोस्तों, इन्होंने पूरी तरीके से दहेज प्रथा को बढ़ाने का काम किया है, इंक्रीज करने का काम किया। क्लियर है, चलिए। किंतु यह परंपरा स्वेच्छा पर आधारित थी, ठीक है। अब देखिए, जो उपहार देने की परंपरा थी, जिसको जितना देना है, जिसको जो देना है अपनी लड़की को, वो उसकी इच्छा थी, वो कितना दे सकता है, ठीक है, जिसे वाहुत कहा जाता था, ठीक है। इस परंपरा को क्या बोलते थे, वाहुत बोला जाता था। इसके अलावा लड़की का जीवन पर्यंत अविवाहिता रहने का भी अधिकार था, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई लड़की बोलती है कि भाई मुझे नहीं करनी शादी, मुझे जीवन भर कुंवारा रहना है, मुझे किसी भी ब्याह के बंधन में नहीं बंधना है, तो वो उस लड़की का अधिकार था। वो जो चाहती, ठीक है, वो चाहती वही होता, ठीक है। और जो लड़की ऐसा करती उसे जाता था अमाजु, यानी कि जो लड़की जीवन भर अविवाहित रहती उसे क्या बोलते थे, अमाजु बोलते थे। पुत्र की तरह पुत्री को भी शिक्षा एवं यज्ञ आदि का अधिकार था, ठीक है। जिस तरीके से बेटा यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकता है, बेटा शिक्षा का अधिकार उसको है, उसी तरीके से एक लड़की को भी शिक्षा का अधिकार था। ये सारी की सारी चीजें किस काल में थी साथियों, ये चीजें थी आपकी ऋग्वेदिक काल में। क्लियर है, चलिए अब देखिए, अब आगे देखिए, ऋग्वेद में मैत्रेय, कात्यायनी, गार्गी जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो पुरुषों के समान ही यज्ञ में क्या लेती है, भाग लेती है। स्त्रियों की शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला और विश्ववारा जैसी शिक्षित महिलाओं का उल्लेख है। लोपामुद्रा ध्यान रखना, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी शिक्षित महिलाओं का क्या है, उल्लेख मिलता है। तत्कालीन समाज के अलावा, ठीक है, इसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो तत्कालीन समाज है उसमें क्या था, जो उस टाइम का समाज था उसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन था। यानी कि अगर किसी औरत का, ठीक है, किसी महिला का पति मर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस औरत को अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट करने की पूर्ण तरीके से आजादी थी। स्त्रियों को तलाक देने तथा पुनर्विवाह करने का भी अधिकार था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज लैंगिक समता पर आधारित था, यानी कि इक्वल जेंडर पर डिपेंड था, ठीक है। तो ये बेस था, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली, ठीक है, किसके बारे में, जो महिलाओं की स्थिति उस टाइम पर थी। चलिए आगे देखिए, ऋग्वैदिक प्रमाणों के आधार पर तत्कालीन समाज समता मूलक था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा। उसके अलावा ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, उसके अलावा ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें शायद डबल बार हो गई है मेंशन, इसको हम छोड़ देंगे। चलिए आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वह विवाह को क्या मानते थे, धार्मिक कार्य मानते थे। कैसा कार्य मानते थे, धार्मिक कार्य मानते थे। ऋग्वेद में कई जगह अंतर जातीय विवाहों का भी क्या मिलता है,
उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके यह अंतर जातीय विवाह दो प्रकार से हो सकते थे। उच्च वर्ण के पुरुष, ठीक है, अंतर जातीय विवाह क्या होते हैं ध्यान से समझना। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। ठीक है, अगर ध्यान देना, जब पुरुष जो है वो क्या है, उच्च वर्ण का है और स्त्री क्या है, निम्न वर्ण की है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह। जबकि जब निम्न वर्ण का पुरुष है, ठीक है, और वो उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह कर रहा है, तो उसे बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या अंतर जातीय विवाह उस टाइम पर होते थे, तो आप कहोगे बिल्कुल होते थे। क्लियर है? चलिए, ऋग्वेद काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। ठीक है, सोम और सुरा का प्रचलन किस काल में था, आपका ऋग्वेद काल में था। चावल, गेहूं, दूध, दही इत्यादि सब प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं फसलें प्रचलित थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। वस्त्र सूत वन व चर्म के बने होते थे। वस्त्र किससे बने होते थे, सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे। क्लियर है? चलिए, नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस, ठीक है, ध्यान रखना, पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। आभूषण पहनने की प्रथा इस टाइम पर थी। यक्षमा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों से प्राप्त हुआ है। चलिए, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे दोस्तों हम, देन हम आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखिए, मृतकों को पराया अग्नि में यहाँ पर जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। विसर्ज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो वैद्य हकीम होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो विसर्ज। विसर्ज जो है, विसर्ज अश्विन देवता को कहा जाता है। आपसे पूछेगा किस देवता को विसर्ज कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि विसर्ज अश्विन देवता को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक काल का आर्थिक स्थिति और जीवन किस प्रकार का था, तो आगे देखिए आप लोग। पशुपालन ऋग्वेदिक काल में, विशेषकर ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में अपेक्षाकृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इसके महत्व का पता इस तथ्य से चलता है कि गविष्टि यानी कि गायों की खोज युद्धों का कारण माना जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछे कि आप कह सकते हैं कि पशु का महत्व इतना था कि जो हमारी गायें होती थी उनकी खोज में क्या हो जाते थे, युद्ध तक हो जाते थे। क्लियर है? चलिए, आगे देखिए आप लोग, ऋग्वेदिक काल में गाय का महत्व सर्वाधिक था। गायें विनिमय का माध्यम थी। ठीक है, पुत्री को दुहिता अर्थात गाय दुहने वाली कहते थे। यानी जो बेटी है दोस्तों, इन्हें क्या बोलते थे, दुहिता कहते हैं, यानी कि गाय दुहने वाली कहते थे। उसके अलावा ऋग्वेद में उल्लेखित पशुओं के नाम गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, अज बकरी को ही बोलते हैं, हाथी, ऊंट, कुत्ता, सुअर, गधा, इन सब के नाम आप लोगों को ऋग्वेद में जरूर मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। बैलों से खींचे जाने वाले हलों से खेती करते थे, परंतु हल लोहे के बने नहीं होते थे। ठीक है, जो बैलों से जो खींचे जाने वाले हल है दोस्तों, उनसे तो खेती करते थे, लेकिन ऋग्वेद काल में जो हल होते थे वो लोहे के नहीं बने होते थे। भूमि दान के उदाहरण नहीं प्राप्त होने से ऐसा माना जाता है भूमि पर निजी स्वामित्व की शुरुआत नहीं हुआ थी। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने अपने भूमि के टुकड़े नहीं रखना प्रारंभ किए थे। जोतने, बोने, हंसिया से फसल काटने, ढावनी, फटकना, गट्ठा बनाना आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में आया है। जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कृषि का सर्वाधिक जो वर्णन है वो कौन से वेद में है। ठीक है, तो आप कहना ऋग्वेद में है।
खाद का भी इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। नहरों से सिंचाई की जाती थी। आर्यों को अनाज के एक ही किस्म की जानकारी थी, जिसे ये क्या बोलते थे, यव कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ जो समझा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अनाज के जो एक किस्म के बारे में इन्हें जानकारी थी, जिसे आप क्या कहते थे, यव कहते थे, और जिसे आज क्या बोलते हैं हम लोग, जौ बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं हुए थे। पशुपालन एवं कृषि के अतिरिक्त इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प एवं उद्योगों का प्रचलन था। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस टाइम पर कृषि तो थी, पशुपालन तो था, लेकिन उसके साथ साथ शिल्प एवं उद्योग धंधे भी थे। चलिए, उसके अलावा माइक लगाना भूल गया था दोस्तों मैं, आई होप आप लोगों को साउंड तो आया होगा, लेकिन थोड़ा कम आया होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप लोग आगे देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में प्रमुख धातु क्या है, अयस्क है। ठीक है, धातु अयस्क है। उसके अलावा यह अवश्य कांसा या तांबा रहा होगा। ठीक है, तो ऋग जो अयस्क बोला है इसको, ठीक है, इसको क्या बोला गया, जो धातु है एक प्रकार की, उसे अयस्क बोला गया है ऋग्वेद के अंदर, जिसे जो ये क्या रहा होगा, या तो ये कांसा रहा होगा या तांबा रहा होगा, लोहा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए, ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चांदी का ज्ञान का प्रयोग भी संदिग्ध है, यानी कि ये चांदी का प्रयोग करते होंगे नहीं करते होंगे, आज तक लोग इसमें उलझे हुए। ऋग्वेद जिन प्रमुख व्यवसायों का उल्लेख होता है उनमें है तक्षा, धातुकर्मी। ठीक है, तक्षा बोला है बढ़ई को, धातुकर्मी धातु का कार्य करने वाला, स्वर्णकार, चर्मकार, ठीक है, वाय, जुलाय, जुलाहे कहते हैं वाय को, ठीक है, कुंभकार, कुलाल आदि प्रमुख हैं। ठीक है, उसके अलावा बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुख्य होता था। चलिए, इतनी बात हो गई दोस्तों। ऋग्वेद में कपास का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। तसर शब्द का प्रयोग कररखे के लिए हुआ है। वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई का काम करने वाली औरतों को पेशकारी कहा गया है। लोग धातुओं को गलाने, उन्हें पीटने और विविध वस्तुएं बनाने का कार्य जानते थे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए दोस्तों, ये सब ऐसी चीजें, वस्तु वस्तु व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद काल में व्यापार किस माध्यम से होता था, तो व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। पर्णी अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे। उन्हें वेकनाट, ठीक है, उन्हें क्या बोलते थे, वेकनाट, यानी कि सूतखोर कहा जाता था। क्लियर है? व्यापार की मुख्य वस्तुएं कपड़े, तोशक, चादर, चमड़े की वस्तुएं थे। इसी काल में समुद्री या विदेशी व्यापार के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, इस काल में किसी प्रकार की समुद्री यात्रा और विदेश व्यापार से कोई भी प्रकार का वो चीज नहीं मिली है। उसके अलावा देखिए, ऋग्वेद काल का हमने धार्मिक जीवन पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि आज हम सिर्फ और क्या करेंगे, ऋग्वेद को ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जब क्योंकि ये काफी बड़ा है दोस्तों, 168 पेज का पीपीटी है पूरा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा लेंथी होना भी क्या नहीं है, सही नहीं है वीडियो का। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में हम अच्छे से पढ़ पाए, तो इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान देना, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन थोड़ा देख लेना आप लोग। वैदिक देवता अधिकांश प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, वैदिक देवता अधिकांशता क्या है, प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप है। धार्मिक विकास के 3 अंग है, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद एवं एकात्मकवाद। ठीक है, ऋग्वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, स्वर्ग के देवता द्यौस, वरुण, आई, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, ठीक है, अतिथि,